हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सिलेबस में जितनी थियोरी है उतनी हमारी अभी तक कंप्लीट है। अभी हम क्या करेंगे, उन्हीं थियोरी के बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, कोई कोई न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको हिंट दे दूंगा और आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 10.4 से स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। देखो, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितनी भी डिटेल मिल रही है वो लिखो। व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। चलो वेट क्या होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, वेट इक्वल टू mg। m कितना है 10, g की वैल्यू कितनी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 98 न्यूटन। बस एग्जाम में सिर्फ इतना अच्छे से लिखना है और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख दो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ WE इक्वल टू 10 न्यूटन। व्हाट विल बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून की सरफेस के ऊपर वेट कितना होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 6 होगा, मतलब 1.6666 आएगा। तो हम क्या कर देते, 67 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया हुआ है। चलो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अभी देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what are the differences between the mass of an object and its weight, between the mass of an object and its weight। चलो, डिफरेंस बिटवीन मास एंड ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आप क्या क्या लिख सकते हो। तो आपको करना क्या है, एक ऐसा मतलब टेबल बना दो। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आप टेबल बना दो एक, और हेडिंग लिख लो, एक तरफ मास एक तरफ वेट। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेट। ठीक है, अब 2 मार्क्स में आता है तो आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे, मतलब 4 इस तरफ 4 इस तरफ। ठीक है, क्योंकि ये एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझो, यहाँ पे आप लिखोगे मास इज, सबसे पहले डिफाइन करो, तो डिफाइन करने के लिए लिखेंगे मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in the body। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है वेट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, 2 मार्क्स में आता है तो दोनों तरफ आप 2 पॉइंट्स लिखते हो तो भी चलता है,
बट आदत डालनी है कि जितने हो सके उतने ज़्यादा पॉइंट्स हम लिख पाए। क्यों? क्योंकि जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपका एक आध पॉइंट रॉन्ग हो गया तो भी मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप ऐसा लिख सकते हो एकदम इजी, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, है ना। चलो ये तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन में आ गया तो चलेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओके। और यहाँ पे आपको लिखना है वेट की जो वैल्यू है, वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी लिख सकते हो आप, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे आप लिख सकते हो वेक्टर क्वांटिटी, वेट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मास को डिनोट करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वेट एक टाइप का फोर्स है और फोर्स की डायरेक्शन होती है, ओके। यहाँ पे ऐसा यूनिट लिख दो, चलो मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। और यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखो, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, वेट का, न्यूटन। तो ये चार चार पॉइंट हो गए। एक और आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे लिखना है इट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो उसके लिए आपको ये पूरा डेरिवेशन करना है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये पूरा डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। चलो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस का लिस्ट है और वन बाय वन हमें एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सरसाइज, ओके। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो ऐसे, फॉर डिस्टेंस, सबसे पहले हम r1 इक्वल टू r लिखते हैं, तब f क्या था, g कैपिटल M स्मॉल m, या तो दो मास का दोनों मास है उसको हम m1 m2 नाम दे दें, तो डिवाइड बाय आप क्या करोगे r², ये क्या कर दोगे आप इक्वेशन 1, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, फॉर डिस्टेंस r2 इक्वल टू, अभी r की जगह पे क्या लिखना है r/2, तो f डैश न्यू फोर्स मुझे क्या मिलेगा, तो g m1 m2 अपॉन r/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो नीचे जो 2 है उसका स्क्वायर होगा 4 और वो ऊपर जाएगा, तो g m1 m2 अपॉन r², मतलब ये 4f हुआ, क्योंकि g m1 m2 अपॉन r² को हमने f बोला था वो हमने इसकी जगह पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स,
ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिख देना है। क्या लिखना है? इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 times ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, उतना आपको खुद से यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना है बस। तो ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 2 है वो थियोरेटिकल है, ऑलरेडी हमने थियोरी में डिस्कस किया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। तो वो हमने डिस्कस किया था, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर ऑल द बॉडीज। ओके, अगर सबके मासेस डिफरेंट है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबके लिए इक्वल है। ठीक है, सॉरी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल है, इसीलिए सभी बॉडी है वो एक ही साथ एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद से लिख देना है। क्या लिखोगे? रिपीट कर रहा हूँ। ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स ग्राउंड विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज कांस्टेंट एंड independent of the mass of body. Okay, hence heavy objects do not fall faster than light objects. Clear? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the magnitude of gravitational force between earth and 1 kilogram object on its surface? अब देखो यहाँ पे gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से भी कर सकते हो, या तो mg से डायरेक्ट कर लो तो भी आंसर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए फोर्स इक्वल टू डायरेक्ट mg कर दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 9.8, तो ये आंसर आ गया 9.8 न्यूटन। ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? Why? So as per Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction. मतलब फोर्स दोनों के ऊपर सेम लगेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सेम। ओके, जितना फोर्स मून के ऊपर अर्थ का लगता है उतना ही फोर्स अर्थ के ऊपर मून का लगता है। हाँ, डायरेक्शंस है वो ऑपोजिट हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे वाई में लिखना है, बिकॉज एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। If the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है, और अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ मून। तो अर्थ की इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है इसीलिए अर्थ है वो मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, फोर्स क्या होगा? तो फोर्स यहाँ पे डबल होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डबल्ड देन प्रीवियस वैल्यू। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अब देखो डिस्टेंस है वो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू आप 2 टाइम्स करते हो तो 2 का स्क्वायर होगा 4, मतलब 1/4 हो जाएगा। और अगर आप आर की वैल्यू 3 टाइम्स करते हो तो 1/3 स्क्वायर मतलब 9। तो फोर्स है वो 1/4 होगा और 1/9 होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड के लिए आंसर आएगा आप लिख दोगे 1/4 एंड 1/9। ठीक है, और ये आंसर किसके लिए 1/4 एंड 1/9? ये क्वेश्चन के लिए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अब देखो G इज डायरेक्टली, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है ना, उसमें ये मास डबल किया, ये मास डबल किया, तो 2 × 2 4 टाइम्स बढ़ जाएगा फोर्स। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 4 टाइम्स। फिर अच्छे से स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स बिकम्स 4 टाइम्स देन द प्रीवियस वैल्यू। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो हमने ऑलरेडी थियरी में डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी थियरी में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, चलो उसको हम क्या बोलते हैं? वेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वर्ड में आंसर आएगा वेट, बस। अभी देखो, अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। He hands over the same when he meets with at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? ठीक है, देखो हुआ क्या है वो समझो पहले। तो सपोज ये अर्थ है, एग्जैक्ट देखो यहाँ पे मैंने स्फेरिकल बनाया है, बट अर्थ थोड़ा सा मतलब शेप में थोड़ा चेंज है। ये रेडियस थोड़ी ज़्यादा है, इक्वेटर वाली रेडियस थोड़ी ज़्यादा है। तो ये मान लो कि ये जो लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा एक्चुअली एक सर्कल होता है ऐसे, वो क्या है? इक्वेटर। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये पोल्स है। ऊपर होगा नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे पोल्स हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे थोड़ी देखो, एक तो रेडियस ज़्यादा है और ये रोटेशनल मोशन हो रही है, मतलब यहाँ से दूर की ओर फोर्स भी ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे अलग मिलेगी आपको। ठीक है, इसलिए देखो आपको हिंट दी हुई है, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन दी इक्वेटर। तो आपको ये याद रखना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एन इक्वेटर। ठीक है, ओके। तो फिर होगा क्या, देखो कि जो ये अमित है उसने गोल्ड कहाँ से खरीदा? पोल्स से, है ना। अमित ने गोल्ड खरीदा है पोल्स पे, और वहाँ पे तो जी की वैल्यू ज़्यादा है ना। तो जी की वैल्यू ज़्यादा है, सपोज उसने खरीदा था मास इक्वल टू 10 ग्राम, तो वहाँ पे वेट होगा mg, और g की जगह पे g एट पोल। अब वो लेके किधर आ रहा है? इक्वेटर पे, तो वहाँ पे वेट क्या होगा? m इंटू जी एट इक्वेटर, है ना। तो यहाँ पे मास थोड़ा कम दिखाएगा क्योंकि वेट डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो आपको लिखना है कि
as the value of weight changes from pole to equator. Okay, Amit's friend will not agree with the weight of the gold bought. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और हाँ, ये 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए ये भी आ सकता है कि G एट पोल इज ग्रेटर देन G एट इक्वेटर। ठीक है, पोल्स पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है। ओके, अभी देखो, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन दैट ऑफ क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल। तो शीट ऑफ पेपर है, उसका एरिया बढ़ जाता है ताकि इसलिए रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आप शीट ऑफ पेपर को फ्री फॉल कराओगे तब रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आएगी। अगर उसको एक बॉल के जैसे कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद गिराया तो एरिया ऑफ कांटेक्ट विथ एयर कम हो जाएगा, ताकि आपको मिलेगा रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू यहाँ पे आपको कम मिलेगी और वो थोड़ा ज़्यादा फास्टर नीचे आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द शीट इज मोर एज कंपेयर टू वन एक्सर्टेड ऑन द बॉल, हैंस द शीट फॉल्स स्लोअर। ओके, चलो ये कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ? 11 तक। अभी 12 से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन अर्थ सरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, आपको मास कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम है ना, और आपको वेट ऑन अर्थ फाइंड करना है और वेट ऑन मून फाइंड करना है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, 10 इंटू 9.8, ये हो गया 98 न्यूटन। ओके, फिर आप करोगे वेट ऑन मून, तो क्या करोगे, वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाई 6 कर दोगे, तो आपको 98 मिला था, उसके डिवाइड बाई 6 कर दो। चलो 98 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 16.3 न्यूटन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हो गया। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द मून। तो 13th क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डिटेल में लिखना है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हम लिख लेते हैं 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कैलकुलेशन में फर्स्ट में हमें हाइट फाइंड करनी है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक वो ऊपर जाएगा। आपको बोला है ना, इधर देखो, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। अब अपवर्ड मोशन है ना, तो अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या रहेगा, -g, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोशन है वो अपवर्ड मोशन है और ग्रेविटी मोशन को अपोज कर रही है। तो 2ax इक्वल टू v² माइनस u² वाला फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी -9.8, x मतलब हाइट h फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके बनती है 0 और माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 49, तो यहाँ पे आपको करना है उसका स्क्वायर। तो h आपको मिलेगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 इंटू 49 उसका स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8।
तो 122.5 आपको मिलेगा, 122.5 मीटर। क्लियर? ओके, अभी बी पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट बी। चलो, क्या पूछा है आपको? द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस। टोटल टाइम कितना लगेगा? तो ऊपर जाने के लिए टाइम फाइंड कर लो। ठीक है, अब ऊपर तक जाने के लिए v इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, u प्लस ए टी, है ना? तो v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 49 और ये माइनस 9.8 इंटू टी। तो 9.8 इंटू टी इक्वल टू क्या हो गया, 49। देन टी इक्वल टू क्या मिला आपको, 5 सेकेंड। तो आप लिख सकते हो टोटल टाइम टेकन। तो वो ऊपर जाने के लिए टी, नीचे जाने के लिए टी, तो 5 + 5 कितना होगा, 10 सेकेंड आंसर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। A stone is released from top of tower of height 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। 14th क्वेश्चन में देखो, आपको u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, आपको हाइट दिया हुआ है 19.6 मीटर और फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल है, 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू डाल दो। तो 2, यहाँ पे g की वैल्यू 9.8, हाइट है 19.6 और v स्क्वायर फाइंड करना है और u स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर। v स्क्वायर का रूट करोगे तो आपको 19.6 मिल जाएगा। कैसे आया ये, वो भी अच्छे से देख लो कि यहाँ पे 9.8 इंटू 2 मतलब क्या होगा, 19.6 इंटू 19.6, ये मिला हमें v स्क्वायर। अगर v चाहिए तो अंडर रूट ले लो, तो एक ही बार लिख दो 19.6। एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये 14 हो गया। अब देखो 15, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g इक्वल टू 10, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास u है 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट बनेगी 0। ओके, और आपको हाइट फाइंड करनी है, उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कौन सी मोशन है, अपवर्ड मोशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेनी है आपको, नेगेटिव, और आपको 10 लेने के लिए कहा है, बट हम लेंगे -10। ठीक है, 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक्स की जगह पे h, यहाँ पे 0 स्क्वायर माइनस ये 40 स्क्वायर, तो h आपको मिलेगा 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 20, मतलब ये 80 मीटर। चलो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 80 प्लस 80, 160 मीटर, क्योंकि ऊपर जाने के लिए 80, नीचे आने के लिए 80। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, ऑब्जेक्ट ऊपर तो गया बट नीचे भी तो आया,
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा यहाँ पे 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन गिवन दैट मास ऑफ अर्थ दिस सन के लिए ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज दिस। ओके, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, हिंट दे देता हूँ, कैलकुलेशन आपको करना है F इक्वल टू जी MS मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन डिवाइड बाय ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ यहाँ पे, मास ऑफ सन यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे, सब कुछ है। देखो डिस्टेंस d यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वैल्यू डालो और आंसर लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 16 का ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं अभी। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ तो नया है मतलब, और आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो अच्छे से ध्यान देना। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ 100 मीटर हाई। देखो यहाँ पे हाइट कितनी है, 100 मीटर। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। समझना, एक स्टोन है यहाँ से जिसको हमने फ्री फॉल कराया है u इक्वल टू 0 से, और दूसरा स्टोन नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज इसके लिए 1 नाम दे देते हैं, और u2 इक्वल टू यहाँ पे है 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। दोनों स्टोन कहाँ पे मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है उसके लिए, चलो सपोज हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे से x जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। समझना, आपको ये मान के चलना है कि वो यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं, सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मिलते हैं तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेट्स से x, ठीक है, ये हमने लिख दिया x। तो ये ऊपर से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो टोटल कितना था 100, तो यहाँ पे लिखना है 100 माइनस x। तो दो इक्वेशन बनाने दोनों डिस्टेंस के लिए, एकदम इजी है। देखो आप क्या करोगे, एक काम करते हैं, ऊपर वाला x ले लेते हैं और नीचे वाला लेते हैं 100 माइनस x। कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा। तो पहले लेते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल के लिए x इक्वल टू u1t प्लस हाफ a t1 स्क्वायर मिलेगा आपको, या तो t स्क्वायर। x इक्वल टू ut मतलब 0, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 और यहाँ पे t स्क्वायर। तो ये x इक्वल टू हाफ 9.8 t स्क्वायर हमें मिल गया, इक्वेशन 1। अभी बात करते हैं अपवर्ड मोशन के लिए। चलो अपवर्ड मोशन के लिए आप क्या करोगे, तो x इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर में डिस्टेंस की जगह पे डालना है 100 माइनस x इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये 100 माइनस x इक्वल टू ut मतलब 25t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन यहाँ पे रहेगा माइनस, क्योंकि अपवर्ड मोशन है याद रखना, इनटू यहाँ पे t स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 100 माइनस x की जगह पे 1/2 9.8 t स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 25t माइनस 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर, है ना।
तो अभी देखो क्या हुआ, तो 9.1/2 9.8 टी स्क्वायर 1/2 9.8 टी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। तो t इक्वल टू 100 डिवाइड बाई आपको मिला 25, तो t इक्वल टू मिल गया 4 सेकेंड। तो एक क्वेश्चन था व्हेन, तो वो तो आपको आंसर मिल गया ना। अब वेयर मतलब हमें x भी फाइंड करना है, तो ये जो इक्वेशन 1 है उसमें वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन 1, क्यों, क्योंकि हमने x की जगह पे इक्वेशन 1 से ये वैल्यू लिखी है 1.1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अभी क्या करना है, तो अभी इक्वेशन 1 में ये वैल्यू डाल दो t की, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 1/2 9.8 टी स्क्वायर, मतलब ये 4 स्क्वायर हो गया। तो ये आपको मिलेगा 78.4 मीटर। ऊपर से नीचे की ओर 78.4, अगर नीचे से पूछे तो 100 माइनस 78.4 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे इन ब्रैकेट लिखना फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी समझ लो। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है 6 सेकेंड। तो सिर्फ अपवर्ड जर्नी के लिए क्या लगेगा, तो टाइम टेकन फॉर अपवर्ड जर्नी क्या रहेगा, तो t/2 टोटल टाइम का डिवाइड बाई 2 मतलब 6/2 मतलब 3 सेकेंड। ओके, द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन। तो देखो a में क्या करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में ये 0, u फाइंड करना है, अपवर्ड मोशन है इसलिए -9.8 और यहाँ पे t की वैल्यू 3, तो आपको u मिल जाएगा 9.8 इंटू 3 कर दो तो 29.4 मीटर पर सेकेंड। चलो b में क्या करना है, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे, अभी आपको h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर सकते हो, और दूसरा है 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 माइनस 9.8। ओके, x मतलब हाइट हमें फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 और यहाँ पे 29.4 स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाइट मिलेगा 29.4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8, तो ये मिलेगी आपको 44.1 मीटर। ओके, थर्ड, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो आफ्टर 4 सेकेंड समझना है आपको। देखो कि 3 सेकेंड तो अपवर्ड मोशन के लिए हो गए, तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट आफ्टर इट रीचेस मैक्सिमम हाइट। तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तब टाइम कितना लगा, तो टोटल 4 सेकेंड आपको बोला है, उसमें से 3 तो माइनस कर दो क्योंकि 3 तो ऊपर जाने तक के लिए थे, तो 1 सेकेंड हो गया। अब x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डाल दो, और ऐसा नहीं करना है समझो तो दूसरी मेथड है। दूसरी मेथड क्या, सीधा आप नीचे से स्टार्ट करो, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डालो। बट प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए आप साइन कन्वेंशन अभी तक पढ़े नहीं हो, तो आपको तो पुरानी मेथड ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेथड तो मैं 11th वालों को कराता हूँ। तो अभी आप यही से कर लो। चलो, ऊपर जाने के बाद कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। तो अभी हम वो डाउनवर्ड मोशन के लिए बात करते हैं।
चलो डाउनवर्ड मोशन के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में ut तो 0 हो गया, डाउनवर्ड मोशन है तो 9.8 पॉजिटिव ले लेंगे और यहाँ पे 1 स्क्वायर, तो ये मिला आपको 4.9 मीटर। बट ये कहाँ से मिला, फ्रॉम टॉप। अभी हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम बॉटम, तो फिर आप टोटल जो डिस्टेंस है 44.1 था ना, मैक्सिमम हाइट कितनी थी 44.1, उसमें से ये 4.9 माइनस कर दो तो फ्रॉम बॉटम मिल जाएगा। तो फ्रॉम बॉटम आपको मिलेगा 39.2 मीटर हाइट पे होगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर किसी को ये चैप्टर में डाउट है कहीं पे भी तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। और जितनी भी थियरीज़ है, ठीक है, जितनी भी थियरीज़ है उनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, और अगर कहीं पे डाउट लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।